हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज क्लास 10th के आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसका मतलब मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यानी इसके बारे में क्या डिस्कशन हो सकता है ना। यानी जैसा हम लोग एक नए युग में प्रवेश किए हैं, नए जिसको हम लोग मॉडर्न एज कहते हैं, है ना। उसमें हम लोग प्रवेश किए हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार की विविधताएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आप लोगों से पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोग समझा देना चाहता हूँ कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपके पास आपका पर्सनल बुक होना चाहिए और साथ साथ में आप लोग इसको रीडिंग लगाएंगे, हम इसका समराइज करेंगे, ठीक है। जहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा आप लोग उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अर्थात हम लोग जितना देखते हैं, किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, बहुत सारे तस्वीरें हैं, मेज है, नाटक है, बहुत सारे प्रोग्राम है, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर है, विज्ञापन है, सिनेमा है, पोस्टर है, इत्यादि जो हम लोग देखते हैं, ये सभी चीज़ उन्हीं चीज़ का योगदान है ना। उसके बाद पैसे हैं, बहुत सारे प्रकार के, है ना। दुनिया के अस्तित्व इसको मानकर चलता है ना। बहुत कुछ इसमें बदलता है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सब कुछ भी नहीं था, ना ही इतना ज़्यादा प्रोग्रेस था, ना इतना ज़्यादा पैसा था, है ना। लेकिन उस अध्याय को पार कर कर के हमारा जो समाज है, हमारी दुनिया है, एक नई समाज को लेकर के चला है, जो कि ये अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव को मतलब इंडिकेट करता है। आखिरकार इसका बदलाव इतना आसानी से और इतना जल्दी तो हुआ हो नहीं होगा, है ना। कुछ तो टाइम लगा तो होगा, कुछ तो बात होती ही होगी इसमें, है ना। तो हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले, जिसका पहला पॉइंट लिखा हुआ है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, यानी शुरुआती छपी किताबें। क्या बातें रही होगी इसमें, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। कहा जाता है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। करीबन 594 ईस्वी में चीनी में लगी स्याही काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़ कर किताबें छपने लगी थी। चूँकि पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं था, इसलिए प्रारंभिक चीनी किताबें एडियोडिक शैली में किनारे को मोड़ने के बाद सिल कर बनाई जाती थी। किताबों का खुलेपन या खुदनवीसी करने वाले लोग इसे सुखद तरीके से पढ़ पाते थे और ये उस समय के अनुसार से सही सलामत था और इनके कलात्मक तरीके भी थे। आखिरकार ये कंडीशन चेंज होते गया और इसी प्रकार से जो मुद्रण शैली कहने वाला कि जिसको हम लोग आज पैसे में इंडिकेट करते हैं, है ना। पैसों का भी इसी तरह से आविष्कार हुआ। पहले तो पैसे थे ही नहीं, है ना। चीज़ों का एक सामान से दूसरे चीज़ों से ही आदान प्रदान हो जाया करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पैसों का प्रचलन हुआ, है ना। मतलब पहले तो मिट्टी के पैसे बने, उसको फिर मतलब कागज़ के बने। सबसे पहले अगर पता होना चाहिए तो कागज़ के सबसे पहले भी पैसे जो चीन में ही शुरुआत हुआ था। एक लंबे अरसे के बाद मुद्रित सामग्री का भी सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र में ही हुआ था। सिविल परीक्षा से अगर इसके नियुक्त किया जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ी विशालकाय इसका भाव मतलब फलने फूलने वाली भावनाएँ थी। 17वीं सदी तक आते आते चीन में संस्कृति शहरीकरण फलने फूलने लगी थी। छपाई के इस्तेमाल इसकी विविधता छाप चुकी थी। बहुत सारे ऐसे, है ना, संस्कृति सभ्यताएं लिख चुका हुआ था, है ना। और इसका बदलाव कहीं ना कहीं पूरा दुनिया पर देखने के लिए मिला था, क्योंकि समाज को बदलने का, है ना, जो नज़रिया था वो कहीं ना कहीं चीन से ही शुरू हुआ था। इसके बाद बहुत सारे नाटक भी छपने लगे, कविताएं छपने लगी, है ना। और जिसको समझने लोगों में बहुत कुछ समझने के लिए, है ना, फिर धीरे धीरे इसके बाद, है ना, मशीनें आविष्कार हुआ, है ना। यांत्रिक छपना शुरू हुआ। जो काम पहले हाथों द्वारा होता था उसके बाद अब धीरे धीरे मशीनों के द्वारा होने लगा, है ना। बाद में फिर इसके बाद बिल्कुल जो जो आप फिगर में देख रहे होंगे ये वाला, है ना, ये क्या है, चीनी लेखन है ना। ये इंडियन कल्चर नहीं, हम लोग इसको समझ भी नहीं पाए क्या लिखा हुआ है ना। उसको मतलब कल्चर अब समझे, कल्चर पता चला। हम लोग भी तो इसी तरह से डिस्कस किए धीरे धीरे। बाद में अगर हम लोग जापान की मुद्रा की बात करते हैं, जैसे में 1.1, है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट इन जापान, है ना। जापान में मुद्रण की बात करते तो चीनी बौद्धिक प्रचारक 1768 से लेकर के 1767 70 के आसपास छपाई की तकनीकी को लेकर जापान गए। जापान की पुरानी तकनीकी जहाँ पर पुस्तकें बहुत छपे हुए थी, उनके साथ बहुत कुछ वहाँ पर मतलब चीज़ों को आविष्कार करते हैं। नोटों पर अपने मतलब नोटें बनाई जाती है ना। मध्यकालीन जापान में कभी बहुत कुछ
वहाँ पर लिखते थे। जापान में भी इसका खूब बोलबाला था। किताब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती हुई करती थी, सुलभ भी हुआ करता था। 18वीं सदी के अंत में एदो एदो के शहरी इलाके की चित्रकारी शालीन संस्कृति सभ्यता को पता चलता है और वो उसको बिल्कुल देख रेख है ना ला करके चीनी में उसका आविष्कार करता है और चीन को उसी तरह से सभ्यताओं से जोड़ने का काम करता है और बाद में इसका बहुत बड़ा एक रूपरेखा देखने के लिए चीन में भी मिलता है। अर्थात ओवरऑल अगर बात किया है तो इसे मतलब जापान के साथ साथ चीन में भी बहुत कुछ जो मौद्रिक नीति है या फिर बोले तो किताबों को लिखने या छपने की प्रवृत्ति है उसमें बदलाव आता है। अगर यहाँ पर अगर फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे तो यही है ना, कांतागावा उतामारो है ना, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, सॉरी ये जापान के रहने वाले हैं, जहाँ पर इनको नई चीज़ों को डिस्कवर करने में, आविष्कार करने में इनको बहुत बड़ा एक हाथ माना जाता है, इनकी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है टॉपिक का नाम है प्रिंट कम्स टू यूरोप, यानी यूरोप में मुद्रण का आना। यानी इसका मतलब क्या होता है, कहा जाता है कि सदियों तक चीन से रेशम और मसाले मार्ग यूरोप आते रहे हैं। 11वीं सदी में चीनी कागज़ भी वहाँ सस्ते दामों पर पहुँचाए गए हैं। कागज़ों ने किताबों या मुशीदों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई थी। पांडुलिपियों के उत्पादन को लेकर के वहाँ पर बहुत कुछ बात चला है। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीनी में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था, चीन के पास वुड ब्लॉक है ना में छपी हुई थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी में भी तख्ती की छपाई के साथ किताबें निकलने लगी और जल्द ही तकनीकी बाकी यूरोप में फैल गया। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्ग और भिक्षु संघ के छपी किताबों के साथ है ना उन्हें मतलब तुलना किया गया, क्योंकि कभी नहीं चाहते थे जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका तुलना अन्य धर्मों के साथ हो या फिर अन्य किताबों के साथ में हो, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उनको वर्चस्व को या सीधा टक्कर मिल रहा था और इसका बहुत विरोध भी करते हैं। फाइनली किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप के भर के पुस्तक विक्रेता इसका निर्यात करने लगे है ना, लोगों का एक तादाद बढ़ने लग गया। कहा जाता है कि अब उनका रोजगार देने लगे थे और आमतौर पर एक विक्रेता के पास कम से कम 50 किताब है ना ऐसे उनके पास जिगरियाँ हुआ करती थी। किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिपि पांडुलिपियों से पूरा नहीं होने वाली थी। नकल उतारने बेहद खर्चीला था है ना, इसीलिए धीरे धीरे कुछ ऐसा आविष्कार करने का एक मुहिम चला ताकि इसको बहुत मतलब आसानी से किया जा सके, क्योंकि हाथ से लिखना बहुत बड़ा मुश्किल था और किताबों का डिमांड बढ़ने लगा था। और इसी के साथ है जो नई नई फैक्ट्री नए नए मशीनों का आविष्कार होना तय था और हुआ भी बहुत है ना, इसमें सुधार देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है, टॉपिक का नाम है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। जैसा कि हमारे देश में भी जानते हैं है ना, इसका एक बहुत बड़ा बोलबाला होता है। कहता है गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुए थे। वह बचपन से ही तेल और जैतून पीरने के मशीनों में देखते आए थे। बाद में पत्थर का पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनहरी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल किया है ना। उन्हें यह अनुभव हो गया था कि अगर कोई चीज़ का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें किस प्रकार से अपना रूपरेखा दी जाता है। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग का मॉडल था, आदर्श बना। कहा जाता है कि गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना एक यंत्र मुकम्मल कर लिया था जिसके द्वारा वह किताबें छापने लगी थी और वह पहली बार छपी थी। उसका किताब का नाम था बाइबिल है ना, यानी पहली बार जो गुटेनबर्ग ने अपना छापा था है ना वो बाइबल का था। यही आदमी गुटेनबर्ग है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये, ठीक है। कहता है कि तकरीबन 180 प्रतियों बनाने वाले ऐसे में तो इसको 3 साल लगा था और जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ था। मतलब 180 मतलब पेजेस बने थे है ना, और वो 3 साल में बना था और वो उस समय सबसे तेज़ था। तो सोचिए कि मतलब एक पेज को बनाने में उस समय के लोगों को कितना मुश्किल और कितना खर्चीला और कितना टाइम वेस्टिंग लगता होगा। शुरू में तो छपी किताबें भी अपना रूपरेख
सजे धजे में हस्तलिपि पांडुलिपि जैसे दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आते गए। बाद में इसमें फिर इसमें चित्रकला में, है ना, इनकी परिस्थितियों में, है ना, बहुत कुछ बदलाव आता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यही है ना, प्रिंटिंग करने वाले मशीन, जो ये व्यक्ति है जो इसको प्रिंटिंग करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें पहले तो लगता है कि वो बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ ही मतलब प्रेसेस है, लेकिन बाद में से बदलाव आता है, लोगों में लगता है कि नहीं, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चित्र का प्रयोग किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अलग होता है। करीबन 100 साल के दरमियान यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापखाने लगने लगे। जर्मन के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश में जाकर छापे खाने खुलवाने लगे, है ना। छपाई खाने की वृद्धि में के साथ साथ बहुत ज़्यादा पुस्तकें छपने लगी, है ना, जिसमें बढ़ोतरी आया। और इससे लोगों में एक कहने वाला कि व्यापार की, है ना, होड़ बना, है ना, और लोगों में व्यापार का जो मुद्रण कला का एक प्रतिस्पर्धा बनते चला गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि तमाम प्रयासों के बाद मतलब उसमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अगर ऐसा यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको एक यहाँ फिगर दिख रहा होगा जो कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली में उस समय का लिखा हुआ एक किताब है। कहा जाता है कि अगर इसको आप लोग पढ़ेंगे तो, इसको पढ़ते हैं आप लोग तो लिखा हुआ है कि गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियाँ छापी थी। उसमें लगभग 3 साल लगा था, पर उसमें से 85 बच पाई थी, है ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि या तो उसमें आग लग गया था, फिर मतलब कोई बारिश के कारण उनकी तमाम प्रतियाँ मतलब कोई तरीके से बर्बाद हो गई थी, जो कि उनके अनुसार वो बहुत बड़ा एक कहने मतलब कि ख़राब कंडीशन को इंडिकेट करता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे तो वह फिगर है जहाँ पर कुछ काम करते लोग हैं, जहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, मतलब किताबों की छपाई हो रही है, वो इसके बारे में इंडिकेशन है। आपको क्या लगता है कि इतने तेज़ी से बदलाव आए हुए मुद्रण क्रांति क्या कोई प्रकार से असर डाली होगी? तो ऑफकोर्स डाला होगा, है ना, कुछ तो बदलाव आया होगा और उसको बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिलता है। कहता है मुद्रण क्रांति और उसका असर देखने के लिए मिलता है। द प्रिंटर रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट एंड अ न्यू रीडिंग पब्लिक। कहने का तात्पर्य है, अगर 3.1 में अगर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग जो अभी तक से पढ़ने में अपना आनंद महसूस कर रहे थे, है ना, अपना दिलचस्पी जता रहे थे, क्योंकि उनके पास विशेष प्रकार के पढ़ने का ना ही कोई सोर्स था, ना ही कोई तरीका था। लेकिन जैसे ही बड़े बड़े कारखाने छपने लगते हैं, है ना, वहाँ पर हज़ारों प्रकार की किताबें पनपने लग जाती है। बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के गीत गाथाएँ, कविताएँ, नाटक मतलब वहाँ बन के निकलते हैं, है ना, हर एक समाज के लिए, हर एक धर्म के लिए, जहाँ पर उनको एक अलग प्रकार का इंटरेस्ट डेवलप करता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के कथाएँ हैं, नाटक है, उनके रोचक स्मृतियों को बढ़ाते हैं, है ना। मतलब कहने में कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत बढ़ती है ना। मतलब एक समय था के अनुसार कहने मतलब कि 20 गुना बढ़ोतरी होती है। अब सिंपल सी बात है कि जब बढ़ोतरी आएगा तो किताबों का डिमांड बढ़ेगा, और किताबों का डिमांड बढ़ेगा तो बहुत अधिक कारखाने लगेंगे। जब अधिक कारखाने लगेंगे तो वहाँ पर मतलब ह्यूज प्रोडक्शन होगा। कहने मतलब कि ज़्यादा किताबें बनेंगे। जो किताबों का अभी तक मूल्य बहुत प्राइस में आ रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी था, अब उसके धीरे धीरे मतलब प्राइस है घटने लगा। अब जब प्राइस घटने लगा तो बहुत लोग हैं जो इसका अफोर्ड करने लगे, मतलब उसको डिमांड करने लगे, क्योंकि जब कोई चीज़ अगर हाई रहता तो लोग उसको खरीद कम पाते हैं, और लेकिन जब मान लीजिए कि उसका प्राइस घटा तो लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रोच करने लगे। और ये क्या हुआ कि लोगों का एक शौकीन का एक बहुत बड़ा एक जरिया बना, है ना, जो कि एक कहने का मतलब है कि वो लोगों का सोच विचारधारा को ही चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक अगर देख पा रहे हैं तो टॉपिक का नाम है द राइजिंग डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, यानी कहा गया है धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। ये क्या है, इसमें क्या बात लिखी हुई है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि छापुकानों से विचार के व्यापार प्रसार और बहस मुबासिस के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था।
हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था, मतलब जिनको डर था कि उनके मतलब अधिकार छीन रहे हैं या फिर उनका जो काला सच है वो बाहर आ रहा है, तो उनके लिए वो उनका विरोध भी कर रहे थे। फिर भी जिन्होंने इनका स्वागत किया उनके मन में लेकर इसके कई डर थे। कई लोग इसको किताब को लेकर व्यापक प्रभाव छोड़े। इनके उनको कितनों का अपना एक भय भी जागा। भय था कि अगर छपे हुए किताब पढ़े जा रहे हैं और कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों के बीच में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्म गुरुओं और सम्राटों का कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं नव निर्मित, मुद्रित और नव प्रसारित इस साहित्य पर आलोचना उठने लगेगा, है ना। और ये कहीं ना कहीं एक समाज को धुंधला करेगा और उसको तोड़ने के लिए काम करेगा। ऐसे लोगों का ऐसा डर था, है ना। और स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई लंबे अरसे से आप किसी को अगर मतलब गहराई में दबा करके रखते हैं, उन्हें अंधेरे में रखते हैं, तो जब उनके पास जब सामने आएगा वास्तविक चीज़ तो उनके पास तो धक्का तो लगेगा और उसका विरोध करेंगे। विरोध करने के बाद क्या होगा कि बहुत कुछ चेंजिंग आएगा उसमें ही। मतलब एक व्यक्ति रहे जिनका मार्टिन लूथर किंग का कथन है कि मुद्रण ईश्वर की बहुत ही दिया गया एक महान तोहफा है जिसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक बहुत बड़े बड़े लोगों का ऐसा कथन है, क्या होता है कि वो किताबों का जो होड़ है काफ़ी पसंद आती है और इसमें बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिलता है। फाइनली जो टॉपिक हमारे पास जो आता है, हम लोग जो दुनिया इसका कभी जिक्र करने से डर रहा था, आखिरकार वही होता है, प्रिंट एंड डिसेंट, यानी मुद्रण और प्रतिरोध। भावनाएं जगने भी लगती है, प्रतिरोध की भावना पनपने लगता है, जिसका लोग इसका भय था। तो चलिए आगे क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित थे। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मेनोकिया ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। इन किताबों के आधार पर उन्हें बाइबल के नए अर्थ लगना शुरू हुआ और उसे ईश्वर के प्रति ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च से उसे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इसे इनक्विजिशन शुरू किया, तो मैनिकाओं ने 2 बार इसे पकड़ा और आखिरकार इसे मौत की सज़ा सुना दी। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर पढ़ाए गए हज़ारों सवाल से लोग परेशान होने लगे और जो कई तरह की पाबंदियाँ थी, 1598 तक किताबों की जो सूची थी उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि लोगों में असंतोष की भावनाएं जग रही थी कि ये जो किताबें जो छप रही है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में एक अलग प्रकार के भावनाएं पनप रहा है। जो अगर फिगर देख पा रहे होंगे, जो फिगर इंडिकेशन है ना, ये क्या कहा जा रहा है कि एक 16वीं सदी की तस्वीर में छपी के खौफ नाटकीय पेश किया गया था, जो देखा जा सकता है कि मतलब किस प्रकार से लोगों में एक अपने अलग से दिलचस्पी को इंडिकेट करता है, क्योंकि उसमें छपी हुई अधिकतर बातें जो सच नहीं होती थी अपने कल्पनाओं के अनुसार छपता था। और उसमें छपने के लिए भाई अलग अलग प्रकार के अलग अलग विचार प्रस्तुत करना पड़ता था। जैसे हम लोग कैसे कहानी कहते तो कहानी बिल्कुल अपने तरफ से काल्पनिक होती है, लेकिन ऐसे ऐसे भावनाओं को उसमें ऐड करते हैं ताकि बिल्कुल वो वास्तविक लगता है, हकीकत लगता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, द रीडिंग मैनिया। कहने मतलब कि मैनिया मतलब जुनून, है ना, पढ़ने का जुनून जो जगता है उसके बारे में डिस्कशन है। कहता है पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ने लगी। अलग अलग संप्रदाय में चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित किए और किसानों और काश्तकारों को सृजित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक बढ़ा। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ साथ लोगों ने पढ़ने का जुनून और पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छपने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं के गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरों पर काम करने लगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सिंपल तरीके से इस काम को आगे बढ़ाते चला गया और मतलब इससे लोगों को इंटरेस्ट भी जग रहा था, लोगों में एक व्यवसाय का साधन भी बन गया था।
मतलब और ऐसे लोगों को बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें सीखने के लिए भी मिल रहा था। जो अभी तक जो भावनाएं जो गलत तरीके से उसके दिलो दिमाग में छपी हुई थी, डाली गई थी, उससे भी उसका है ना नज़रिया चेंज हो रहा था। अब उनको वास्तविकता का ज्ञान होने लग गया था कि आखिरकार किस प्रकार से जो यहाँ के जो मतलब हम पर दबाव डालने वाले लोग हैं उस पर किस प्रकार कैसे हम पर वो हम पर दबाव डालते हैं, हम पर ज़बरदस्ती उस पर फिर बदलाव करते हैं। नेक्स्ट जो 4.1 में लिखा हुआ है, टेम्पल देयरफॉर ट्रायन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। कहने मतलब कि वही बात कि जो अभी तक क्या कर रहा था कि दुनिया को अपना राज करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, अपनी गलत तरीके से। अब उनका खत्म होने का कगार पर था। कहा जाता है कि 18वीं सदी के अंत तक ये आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है और वे निरंकुशवाद के आतंक सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर एक ऐसे दौर लाई गई जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी से फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मार्सी ने घोषणाएं की कि छपाखाना प्रगति का एक सबसे ताकतवर औजार है, इसे बनी रहनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि एक निरंकुशवाद में है ना हड़कंप आएगा और उसकी जो बनाई हुई कुरीतियों वाला जो संगठन है उसका विनाश होगा, है ना, उसका बहिष्कार होगा, है ना। और कहीं ना कहीं ये निरंकुशवाद है जो इससे कांपने लग जाएगी और ऐसा होता भी है। नेक्स्ट जो 4.2 में जो लिखा हुआ प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी मुद्रण कर संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, है ना, इसमें भी बहुत कुछ फेरबदलाव देखने को मिलता है। हालांकि इन तमाम बदलाव में 3 तरह के तर्क देखने को मिलता है। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदीपों के चिंतनों को विस्तार प्रसार हुआ। उन्होंने लोगों को इसका बहुत बहुत बड़ा मतलब भूमिका देखने को मिला। इससे क्या हुआ कि जो अभी तक अंधविश्वास बना हुआ था लोगों के दिलो दिमाग में, जो जो कहने मतलब कि जो राजाओं के द्वारा या फिर पुजारियों के द्वारा जो फैलाए गए थे, उनको वह उससे दिमाग से टूटता है, निरंकुशवाद की आलोचना होने लगती है। दूसरा है कि छपाई से वाद विवाद संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म देता है। सारे पुराने मूल्य संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबासियों के हुए और मूल्यांकन का प्रचलन शुरू होता है। लोग आपस में भाईचारे की परिस्थिति बनती है, लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं। और तीसरा, जो 1780 के दशक तक एक राजशाही शासन चले आ रही थी और लोगों पर एक गलत भावनाओं से उस पर राज्य करते आ रहा था, है ना, उसकी नींव उखड़ती है ना, उसका शासन ढोलता है। क्योंकि सत्ता जो चलाने वाले लोग थे वो गलत तरीके से अपनी गलत भावनाओं को उजागर करके लोगों पर अपना भूमिका बना के रखे हुए थे, जो कि अब उनकी नींव उखड़ गई थी, अब उनको बदलने की बारी थी। और ये सारे बदलाव समाज में होने भी ज़रूरी थी, क्योंकि समाज को एक ऐसे लोगों का ज़रूरत है जो कि समाज को बहुत आगे तक बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करे। और ये फाइनली 19वीं सदी तक आते आते, है ना, कंडीशन सुधरते भी है। नेक्स्ट टॉपिक है द 19th सेंचुरी। आज हम इस बात को यहीं तक ख़त्म करते हैं। आगे की बात को हम लोग कोई और टॉपिक में कोई और बातों में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।